हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is stamen, macrosporogynia and their pollen grain. There is the most important topic here: stamen, macrosporogynia and pollen grain. The stamen consists of anther. Their stamen consists on anther or containing of 4 pollen sac and macrosporia. This is supported by the slender filament which the sporia is containing marks of the large cell showing the permanent nucleus and abundant cytoplasma. And these are the sporogenous is the cells are macrospore is the mother cells. Macrospore means mother cells. Each macrosporogenous when to the mature has a well made up to the destructed layer of cell. There is a layer of cell outermost layer epidermis and middle layer is the thin walled cells and the innermost layer is the tapetum is the consist of large cell which is nourished. There is a development of pollen grain. Here show the anther, the different part of the flower. The anther is the most important, and there is a present of epidermis, endoculums, and vascular bundle, hair, and pollen sac with the pollen grain. There is the most important as a structure for hair, the show the epidermis in the anther. The macrospore is a mother cells undergoes the meiosis and each of them 4 as haploid is macrospore. Each of them represented it is a first cell of a male gametospore or the pollen grains arranged in the steroid.
There is a development of male gametes and the pollen grain from the macrospore. There is the most important here, a development of male gamete phyta is pollen grain. The gamophyta is pollen grains from macrospore. There is a ball of macrospore consists of two principal layer. There is two principal layer here. The outer axis to the design may be helped to identify the species. With the some thin and the space germ is a spore. Examples are made of the stemly is the developed substance called to the pollens. There are pollens tubes grow out of the pollen grain through the germ spore. And the inner thing is a cellulose is a ball is a intestine. And second is the macrospore nucleus moved to about to the peripheral and the cell divided into a large vegetative cell and the small generative cell. Here show this picture, there are pollen grains showing in the internal view. There is a pollen grains showing in the internal view here, entantine and germ spore. Here is a first A diagram. And other side is the pollen grain showing the external view. There is external view of pollen grains, in the structure of pollen grains of here. There is the most important structure. At this stage, pollen grain is released by the rupture of their stamens along their line and essence of their anther. The fact is important here. The pollen grain itself is not the male gamete. The pollen grain itself is not the male gamete. It is a structure which is the produced male gamete. Their pollen grain is regarded as the male gametophyta is a flowering in plant. It's the most important factor here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है कि पुकेसर और लघु बीजाणु धानी और परागण कण। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें पुकेसर के बारे में और लघु बीजा धानी और जो परागण कण इसके विषय में जो है हम चर्चा करेंगे। बीजाणु को जो है हम कहते हैं इसको मैक्रोस्पोरोजियास कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं पुकेसर में एक पराग कोष होते हैं जिसमें 4 पराग पुट या मैक्रोस्पोरोजियस पाए जाते हैं, जिसको हम लघु बीजाधानी भी कहते हैं। ये एक पतले से तंतु द्वारा जो है लंबित होते हैं और प्रत्येक जीव बीजाणुधानी बड़ी कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसके केंद्रक जो होता है सुपष्ट और कोशिका द्रव्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये जो है बीजाणु जनन मात्र कोशिका या परागण कण जिसमें मात्र कोशिका होती है यानी जो है मदर सेल प्रेजेंट होती है उसमें ये सारी क्रियाएं होती है। प्रत्येक परागधनी जब प्रवृत्त हो जाती है यानी ये पूरी प्रफुल्लित हो जाती है, पूरी बन जाती है, तो कोशिकाएं से बनकर एक अलग भित्ति बना लेती है, यानी ये अलग ही भित्ति बना के कार्यरत रहेगा। इसमें निम्न परत विद्यमान होते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ परत होते हैं। पहला जो परत आपको दिखेगा वो सबसे बाहरी परत जिसको हम एपिडेमिस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होगा मध्य परत जिसमें हम पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। और तीसरी बात जो आती है सबसे भीतरी वाले परत जिसको हम टोपिटम कहते हैं, टोपिटम्स होती है जिसकी बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है और जो है परिवर्तित हुए परागण कणों को पोषण प्रदान करती है, यानी जो परागण कण मिलती है उसको क्या करता है, पोषण देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर आप देखा जाए तो एक आपके समक्ष जो है एक मैक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाया गया है लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मैक्रोस्पोर मदर सेल दिखाया गया है जिसमें अर्धसूत्रण होता है और उनमें से प्रत्येक में 4 अन्वित लघु बीजाणु यानी परागण कण से जो अगुणित होते हैं बनते हैं, जिसमें से प्रत्येक युग्मक पर पराग कण की प्रथम कोशिका दर्शाता है और ये जो है थ्रेड्स के रूप में जो व्यवस्थित होता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हो बहुत ही विस्तृत चित्र बनाया गया है, इसमें 4 जो है मदर सेल में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार जो है पोलन ग्रेन होता है जैसे चित्र में बताया गया है। अगर उस पोलन ग्रेन का रूप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें एपिडेमिस पाया जाएगा, एंडोथेलियम पाया जाएगा, संवहन बंडल पाया जाएगा और परागण कण से भरे परागण कोष पाया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और विशिष्ट यहाँ पर स्थान रखता है। तो ये डायग्राम ही बहुत कुछ हमें बता देता है और सिखा देता है। कहते हैं अगर आप इन बातों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो कहते हैं लघु बीजाणुओं के नए पुकेसरित दिल यानी मेल गैमोफाइटस का परिवर्तन कैसे होता है। तो पहली बात तो यहाँ यही आ जाती है कि लघु बीजाणु यानी परागण कण की भित्ति मुख्यतः 2 परतों से बनी होती है। ठीक है, एक होता है बाह्य चोल जिसे हम एक्सोनाइन कहते हैं और जो है एक जो होता है बाह्य चोल जिसको हम एक्सोनाइन कहते हैं। है दोनों एक जैसी वर्ड, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो डिफरेंस यहाँ दिखाई देता है। एक बाह्य होता है और एक बाह्य होता है, तो ये 2 डिफरेंस होती है, बट इंग्लिश में सेम ही आपको नज़र आएगा।
ठीक है। कहते हैं प्रत्येक मजबूती पदार्थ जो होता है स्पोरोलिनिन यानी स्पोरोलिनिन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है दोस्तों? स्पोरोलिनिन से बनी होती है। इसकी संरचना स्पीशीज की पहचान में काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे इंसानों की शक्ल एक जैसा नहीं आपको दिखता है, कुछ ना कुछ आपको अंतर दिख ही जाता है। उस प्रकार पौधों में बहुत चीज़ें जो होती है, उनके पत्ते जो होते हैं, फूल होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। और साथ में पतली गुहा यानी जनन छिद्र जो प्रागनालिका प्रांगण में से जो है जनन छिद्र जो है जर्म स्पोर द्वारा बाहर निकलती है। कहते हैं भीतरी पतली जो सेलुलोज से बनी परत जो होता है चोल अंतचोल यानी इंटेंस से बनी होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं लघु बीजाणु का केंद्रक बाहरी सतह की ओर गति करता है और कोशिका एक बड़ी कार्य कोशिका और एक छोटी जननी कोशिका के रूप में बन जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो है चित्र आपको एक दिख रहा होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो एक पहला चित्र जो है आपके समक्ष होगा, वो जो है आंतर दृश्य को दिखा रहा है, यानी अंदर को दृश्य को दिखा रहा है, जो एक्साइन सैटर्नाइन्स जनन छिद्र दिखेंगे, जो कि काफ़ी विस्तृत है। प्रांगण के आंतरिक दृश्य को यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। और दूसरा जो है आपको दिख रहा होगा जिसमें जो है प्रांगण कण के बाहरी दृश्य को दिखाया गया है। तो प्रांगण कण की संरचना इसी प्रकार से होती है। शायद ये प्रांगण कण की कोशिकाओं की जो संरचना है शायद आपने कभी देखा ना हो, लेकिन वो इसी प्रकार से आपको नजर आएगा। बेशकली यहाँ पर अगर आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, अगर आप रंगीन में प्रांगण कण की संरचना का स्ट्रक्चर को वो करोगे, रिसर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाएगा। कहते हैं इस व्यवस्था में स्टिमियंस फटने से प्रांगण कण बाहर निकलते हैं और बिखर से जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं एक फैक्ट बात ये भी रहती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वयं परागण कण नर युग्मक यानी मेल गैमेट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि स्वयं परागण कण जो होते हैं, जैसे आपको कहते हो ना परागण कण जो होता है वो मेल होते हैं, लेकिन ये आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन है कि स्वयं परागण कण नर युग्मक नहीं होते हैं। वह स्वयं संरचना जो नर युग्मक बनाती है, इसलिए परागण कण के जो है युग्मविद कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है और बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। तो हियर द पिस्टल इज द मेगा Paroxysms and the embryonic sacs here. The main part of the ovule there is enclosed by the two integument covering to leavings of aperture is a micropoly. There is a wheels attached to be ovary walled by their stalk functions. There is the regions of the wheels the opposite macropolis is called chrysalia. Chrysalia is given a figure of female gametophyta. There is a female gametophyta here. The Ganoeciums of the pistil is represented the female reproductive part of flower, or each pistil is a consist of the stigma, the style, and the ovary. The ovaries are containing one or more ovules. They are intergraminated to the megapodia, which is the after fertilization give rise to be a future seeds. An ovule that evolve as a projections on the placenta in the ovary. It is a consist of a Prochymatosis is a tissue is called to the nucleus, which is covered by one or two covering is called intergamete. The intergametes are surrounding the nucleus. All around their leaves are narrow passes. The macropolis is through there, which is a pollen tubes may be entered at the lateral stage. As the will grow, it is a rise on the stalk like a structure. Is called feculus, which is attached to be a placenta one on the inner wall of ovary. Here showing this picture, that is the various part of wheels and the pistil here. There is a diagram is a classa, nucleus and the integument, adipodal cells, embryonic sacs and grazes, macropolis and the funnel cell. There is a rapule, definitive nucleus, egg cells and hilum. As a present on their part of ovule. There is a various part of ovule and second is a pistil. Pistil here is the ovules and the gapless here are present here. There is the most important diagram for the exam view and there are various part of ovules here. The next point is the development of female gametophyta. There is most important is the development of a female gametophyta here. Within the nucleus is there is a single hypodermal cells. Below to the epidermis engage and become to the megaphore is the mother cells. Which undergoes to the mitosis division and give rise to a four haploids megaspore cells. Usually three of them degenerate and there is the remaining one become to the functionally
megaspore, their functional is a megaspores engages and it is a haploid nucleus undergoes three successive mitosis divisions. As a result, 8 haploid nuclei are formed. This engaged oval shape structure with the 8 haploid nucleus is referred as the young embryo sac. These nuclei then migrate and get arranged into the three groups. And three nuclei reach the macropolars and their embryo sac of other three move into the opposite direction. The colossal end and the remaining two remaining in their center, the cell membranes and cells wall devolve around all the nuclei, expecting there two at the center of embryo sac, which now is called their central cell. That is called a central cell because there is cell wall devolve around all the nuclei, expecting to the two at the center of the embryo sac, which is called to the central cell. Thus, in the mature oval, there are embryo sac containing 8 haploid nuclei, but only 7 cells. 3 cells are the macropolars and from the X apertures, and there are 3 cells at the colossa. As the end, there is the antipolar cells, and the remaining 2 nuclei called to the polar nuclei may be fused to form or diploid secondary nucleus. In the egg apertures, the one in the egg cells is the female gametes, and the remaining 2 cells are synthesized as a fully developed embryo sac with their nucleus interexamined and fertilized together constantly their mature ovule. In this condition, the ovule is awaited fertilization, which is the most be preceded by pollination. That is the most important here. They are preceded by their pollination on fertilization. Here, function of a cell and nucleus in the embryo sac. Here, the most important on this table, the function and cell and nucleus of the embryo sac. There is a secondary nucleus is during to fertilizations. The secondary nucleus fuse with one sperm to form a triple fusion nucleus. Mean 2n plus n is equal to 2n. This is called to the primary endosperms in nucleus. Is the endosperm nucleus here. It is give rise to a food storing endosperms of the seeds in a many plant. That is the most important for here. It is storing of the food. Is the endosperm. That is the most important. And egg cells is a fuse with the second is a male gamete sperm to give rise to the zygote. And will evolve into the embryo. This is called the double fertilization. Friend, here double fertilization is the most important. There means a fuse with the second is a male gamete sperm to rise the zygote and will develop into the embryos. This is called the double fertilization. And next is a sagazid. Syngraded is here cell. The syngraded cells is considered to help in a fertilization by directing the pollen tube to the egg cell. Here, a directly fertilization by a pollen tubes to the egg cell. And at least last antipodal. Their antipodal cells is generated just before a fertilization and contribute a nutrition for the young embryos. There is the most important here. Antipodal cells are degenerated just before a fertilization and contribute to nutrition to the young embryos. There is most important here. दोस्तों यहाँ पर जो है स्त्री केसर यानी पिस्टल की बात किया जा रहा है और गुरुवी जानुधामनी यानी मेगाफोरोजिलियम्स की बात किया गया तथा भ्रूण पोषण या एंडोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं ना, देखिए भ्रूण पोषण, आखिर जो पौधे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उसमें भ्रूण पोषण किस प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ को जब तक पोषण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो डेवलपमेंट नहीं करेगा। ये बात आपको समझ है, क्योंकि देखिए कोई भी एग हो, चाहे वो हैन का एग हो चाहे वो प्लांट का एग हो, उसमें जो होते हैं या इंसानों का जो है ओवरीज में जो एग रिलीज़ करते हैं उसमें भी जो है स्पर्म के लिए सारे न्यूट्रिशन होते हैं। कहते हैं इस न्यूट्रिशन से ही ये जो है आगे ग्रोथ करते हैं, चाहे वहाँ मिटोसिस डिवीज़न हो या मिटोसिस डिवीज़न हो, दोनों ही मान्य रखते हैं। यानी अर्धगुणसूत्री विभाजन हो या जो है सूत्री विभाजन हो, दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं जब तक ये विभाजन नहीं होगा तब तक ये विस्तृत नहीं होता है और नहीं जो है ये जो है एक चाइल्ड के रूप में जो है विकास होगा, चाहे प्लांट में एक पौधे के रूप में या बीज के रूप में
डेवलप में होगा या पौधे एक बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता ही है कि अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को अगर आगे आपको बढ़ाना है तो इसको भी आगे शेयर भी कराना है। यही विश्वास के साथ आपको चलना है, क्योंकि आगे बढ़ाना है तो शेयर भी करना है, और शेयर कीजिएगा तभी ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो आपके लिए और अच्छा से अच्छा आएगा, तब फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इंक्लूड होगा। तभी कहते हैं ना, अगर कुछ पाना है तो कुछ कोर्सेज तो आपको भी करना है, क्योंकि ज़िंदगी के संघर्ष में जो है हर चीज़ डेवलपमेंट होना चाहता है। हर, चाहे जीव हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इंसान हो, चाहे आप हो, आप भी चाहते हो कि आपके पास अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट कर सको। और ये तब होता है जब गुरु अच्छे हों, समझाने वाले हों, जो आपके जैसा बन के समझाने की कोशिश करते हैं, तब जाके बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जो है आते हैं टीचर, दो चार इंग्लिश में बोल देते हैं और नोट्स पकड़ा देते हैं, तो इससे हमारा पढ़ाई नहीं हो जाता है। जब तक हम उसको उनके ही लैंग्वेज में जब तक ना समझाएं, जब तक उनकी गहराइयों को ना बताएं, तब तक जो है बच्चों को समझ में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन वो सारे कुछ आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर पे ही प्राप्त होगी, जहाँ पर आपको छोटी से छोटी बातों को भी जो है यहाँ पर उजागर करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप इसको सराहना कीजिएगा, जब इसको आगे दूसरे बच्चों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है, मैं उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहता हूं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, और जो इनको ये इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, जो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी आवश्यकता है। देखिए, सोचने वाली बात नहीं है, ना ही अधिक समझने की बात है, और ना ही इसमें टेंशन लेने की बात है, क्योंकि ये गलत चीज़ नहीं है। आपको तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। जैसे आप गाना लगाते हो, जैसे आप कोई सीन लगाते हो, जैसे आप कोई छोटा सा क्लिप लगाते हो, उसी प्रकार जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना लिंक, इस लिंक को जो है आप उन्हें पेस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि जो भी बच्चे इसकी ज़रूरतमंद होंगे, आपके थ्रू उन तक पहुंच जाएगा, और वो भी जो भी ये वीडियो देखेंगे तो ये भी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, तो उनके भी 100 कॉन्टैक्ट के आगे चला जाएगा। तो इस तरह जो है वो हर जगह जहाँ पर बच्चों की ज़रूरत होगा, उन तक मुझे 100% विश्वास है कि आपके ज़रिए ये पहुँच जाएगा। तो ये आपको करना है, इसमें आपको कोई गलत नहीं कहेगा, ना आप पे कोई संदेह करेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कार्य है, कि कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरे चीज़ नहीं है। इसलिए आप जो कभी किसी के जो है निंदा का पात्र नहीं बनोगे, बल्कि आपको लोग सराहना करेंगे कि ये बच्चा थोड़ा सा पढ़ने वाला है, तभी दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है दूसरे बंदे व्यक्ति के पढ़ाए हुए बातों को जो है यहाँ लगाया है। इसका मतलब है ये काफ़ी अच्छा रहा होगा। जब आपको समझ में आ गया तो उस बच्चे को भी 100% मुझे विश्वास है समझ में ज़रूर आएगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जिस प्रकार यहाँ पर बीज जो है अपना जो है न्यूट्रिशन चाहता है, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर भी अपना न्यूट्रिशन चाहता है और आगे बढ़ने की आपके थ्रू कोशिश करता है। तो ये सोचने का नहीं है। अभी आप जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि जब बीजांड के मुख्य भाग में 2 आवरण यानी इंटरगेमेंट के भीतर बंद होता है, तो केवल एक ही सुराख सूक्ष्म द्वार यानी माइक्रोपोलिस अनावृत रह जाता है। कहते हैं विजांड अंडाशय की दीवार को एक वृत्तीय द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको हम फेनिकुलस कहते हैं। यानी ये किससे जुड़ा होता है दोस्तों? जो है जुड़ा हुआ होता है फिल्कुलेंस के थ्रू। ठीक है, जिसे हम फिल्कुलेंस कहते हैं। बीजांड का सूक्ष्म द्वार के विपरीत स्थित जो है क्षेत्र जो है निभाग यानी चैलाजा जो कहलाता है, यानी क्षेत्र जो अंतर विभाग है उसको चैलाजा कहते हैं, जो आधारीय भाग होता है। ठीक है, ये चित्र में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं अगर मादा युग्मक फीमेल गैमेट ले हम, देखिए फीमेल गैमेट में ही सारा प्रोसेसिंग होता है, ये आपको समझ है। कहते हैं पुष्प में जयांग या स्त्री केसर मादा जनन अंग के प्रस्तुत करता है। देखिए जयांग होता है या स्त्री केसर होता है, यही 2 चीज़ जो होते हैं मादा जनन अंग को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक जो है स्त्री केसर में वर्तिकांग, वर्तिकर्ग और अंडाशय से मिलकर बना हुआ होता है। यानी मुख्य तौर पर ये 3 चीज़ से बना होता है दोस्तों। स्त्री केसर, जिसको स्त्री केसर वर्तिकांग या वर्तिक्रांग, और अंडाशय से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक अंडम यानी ओविल होते हैं, जो भविष्य में बीज होते हैं। कहते हैं अंडाशय के भीतर जो है बीजांडासन के ऊपर बीजांड का एक प्रक्षेपण के रूप में लगा हुआ होता है। यह मुद्रिक से बना हुआ होता है और एवं न्यूक्लियस कहलाता है। 1 या 2 परतों से, जिन्हें हम आवरक कहते हैं, यानी ये 2 या 3 से परत जो लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आवरक कहते हैं, ढका हुआ होता है। और ये आवरक जो है न्यूक्लियस यानी बीजांड काय को चारों ओर से ढके हुए रहता है। लेकिन एक संक्रिय पथ रह जाता है, यानी एक जो है संक्रिय पथ, यानी संक्रिय पथ का मतलब होता है दोस्तों गैप।
ठीक है, यहाँ पर गैप पथ रह जाता है जिससे बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी सूक्ष्म द्वार जो है बीजांड द्वार यानी माइक्रोपोल्स कहलाता है, जिसके द्वारा जो है परागण नालिका प्रवेश कर सकती है। जैसे जैसे बीजांड वृद्धि करता है, एक वृत्त जैसी संरचना बीजांड वृत्त यानी फोकलस बनती है, जिसका दूसरा सिरा बीजांडासन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हो भली भांति। दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात दिखाई गई है, आपको ये दो डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसमें जो है बीजांड है, ठीक है। इस चित्र में पूरा कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि बीजांड, देखिए पहला चित्र जो है बीजांड का है। बीजांड का मतलब जो जहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ऊपर जो है निभाग आपको दिखेगा, जिसके बारे में हम चर्चा भी की है। उसके बाद आवरक दिखेगा, देखिए कवर के रूप में है, और उसके बाद एंटीपोडल दिखेगा, और उसके अंदर जो है भ्रूण कोश दिखेगा, से कोशिका भी आपको नजर आएगी, और सूक्ष्म द्वार भी आएगा, और फनिकल, निश्चित केंद्रक, अंडाशय कोशिका और हाइलम्स, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। दूसरी अगर डायग्राम का आप देखोगे जहाँ पर जयांग के भाग दिखाए गए हैं, देखिए पहला बीजांड है, दूसरा जयांग है, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो होती है और जो है फीमेल गैमेट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर जयांग के भाग आप देखोगे तो यहाँ पर एक बल्ब, छोटे छोटे बल्ब जैसे दिखेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये सारे जो है अंडाशय के रूप में होते हैं, बीजांड कोशिका के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो आप क्लियर देख सकते हो छोटे छोटे होते हैं, और इसी के अंदर जो बीच वाला भाग होता है उसे अंडस कहते हैं। तो ये चित्र जो भी है जो है बहुत कुछ हमें जो है बताने की कोशिश कर रहा है। अब कहते हैं मादा गैमेटोफाइटा यानी मादा युग्मक कोविद, ठीक है, यानी फीमेल्स गैमेटोफाइटा का परिवर्धन किस प्रकार होता है। कहते हैं बीजांड का न्यूक्लियस के साथ साथ एक अकेली हाइपोडर्मस कोशिका यानी एपिडर्मिस से नीचे बढ़ती है, और जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाती है, यानी मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, और यह मात्र कोशिका असूत्री विभाजन ही करती है। यहाँ पर कोशिका जो दोस्तों होती है अर्धसूत्री विभाजन करता है, यानी मेसोस विभाजन द्वारा ही आगे बढ़ता है, और 4 अणुगुणित जो है गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है। उसमें से 3 अक्सर नष्ट हो जाते हैं, यानी 3 जो होता है इसमें से नष्ट हो जाते हैं, तथा बाकी बचा हुआ एक सक्रिय जो गुरु बीजाणु बनता है, ये वृद्धि करता है, और उसकी बीजांड का 3 लगातार जो है सूत्री विभाजन के द्वारा ही आगे बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित केंद्रक बन जाते हैं, यानी काफ़ी केंद्रक जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है। कहते हैं यह बढ़ती हुई अंडाकार संरचना जिसमें 8 अणुगुणित केंद्रक होते हैं भ्रूण कोश कहलाते हैं, यानी एम्ब्रॉय सेक कहलाता है। इसे हम जो 8 होते हैं दोस्तों अणुगुणित केंद्रक होते हैं उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। ये केंद्रक विस्थापित होकर 3 समूहों में व्यवस्थित हो जाता है, यानी ये केंद्रक विस्थापित होकर 3 समूहों में व्यवस्थित हो जाता है। 3 केंद्रक भ्रूण कोश में अव्यवस्थित सूक्ष्म द्वार की दिशा में पहुंच जाते हैं, यानी ये जो होता है 3 केंद्रक भ्रूण कोश में अव्यवस्थित सूक्ष्म द्वार की दिशा में पहुंच जाते हैं। शेष 3 जो विपरीत दिशाओं में तथा बाकी बचे 2 केंद्र में पहुंच जाते हैं। सभी केंद्रकों के चारों ओर कोशिका झिल्ली बन जाती है, सिवाय 2 के जो भ्रूण केश के मध्य होते हैं, जिन्हें हम केंद्रक कोशिका कहा जाता है। यानी बाकी बचे 2 केंद्रक जो में पहुंच जाता है, और सभी केंद्रक चारों ओर से कोशिका झिल्ली बन जाती है, सिवाय 2 को छोड़ के। 2 में जो होता है भ्रूण कोश के मध्य होता है, जिन्हें हम केंद्रक कोशिका भी कहते हैं। बीजांड काय के भीतर भ्रूण कोश यानी भ्रूण सेक द्वारा मादा युग्मोविद विद्वान होते हैं, और इस प्रकार जो है परिपक्व बीजांड के भीतर जो है भ्रूण कोश के अंदर 8 अणुगुणित केंद्रक होते हैं, किंतु कोशिका केवल 7 ही होती है। सूक्ष्म द्वार सिरे पर बनी 3 कोशिकाएं अंड उपकरण यानी जो है एक अपर्चर बनाती है, तथा जैलाजा सिरे पर स्थित 3 कोशिका प्रतिव्यस्त कोशिका यानी एंटीपोडल सेल होती है, यानी 3 जो होती है दोस्तों यहाँ पर एंटीपोडल सेल पाया जाता है। कहते हैं जो 2 होते हैं शेष 2 बच जाते हैं, वो केंद्र भ्रूण कोश के मध्य में आ जाते हैं, और प्रवक संकेंद्रित होकर द्वितीय केंद्र यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अंडाशय उपकरण में एक तो अंड कोशिका यानी मादा युग्मक होती है, और 2 सह कोशिका यानी सेरोजियट्स कहते हैं, यानी सेरोजिट कहते हैं। एक पुण्य विकसित भ्रूण कोश में न्यूक्लियस के साथ साथ आवरण यानी बीजांड आसन होते हैं, जो मिलकर प्रवक्त बीजांड बनाते हैं। इस दशा में बीजांड निषेचन की प्रतीक्षा करता है, और जो परागण द्वारा अभिव्यक्त
गुणांक द्वारा जो है संपन्न होती है। यानी देखिए जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये जो होते हैं पॉलीन ग्रेन का जो है यहाँ पर वेटिंग करता है। ठीक है, जैसे ही पॉलीन ग्रेन इस पर मिलता है ये फर्टिलाइज हो जाता है। यानी यही जो होती है भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, इसको अगर बार बार आप समझोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि यहाँ एंटीपोडल सेल्स क्या करता है, एक अपर्चर क्या होता है, एम्ब्रॉयड सेक कितने रूप में विद्यमान होते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या भूमिका है। तो ये सारी बातें जो है अगर समझोगे अच्छे से तो जरूर समझ में आएगा। कहते हैं यहाँ मादा युग्मक भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम बात देखें यहाँ पर कुछ फैक्ट की, तो यही बात आता है कि भ्रूण कोशिका तथा कोश केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। देखिए भ्रूण कोश की कोशिकाएं तथा केंद्रक के क्या कार्य होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन द्वितीयक केंद्रक की हमने यहाँ बात किया था, कहते हैं निषेचन के दौरान यानी जब फर्टिलाइजेशन एक होती है तो द्वितीयक केंद्र एक नर युग्मक के जो संकेत होकर 13 समकेंद्र केंद्र बनाता है, यानी तीसरा बनाता है, जिसको हम 2n+n के रूप में इक्वल टू 3n बन जाता है। इसे हम प्राथमिक केंद्र यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस कहते हैं। इसी से अनेक पौधों में बीज का आहार संचय भ्रूण कोश बनता है। कहते हैं अंड जो है कोशिका ये दूसरे नर गैमेट के साथ समकृत होकर युग्मनजन यानी जैगोट बनाती है। क्या बनाती है? जैगोट। इसी में परिवर्तन होकर भ्रूण और फिर पौधा बनता है। यानी जैगोट से ही जो होते हैं पौधे भ्रूण बनता है और इसी जायगोट के कारण ही ये पौधे में कन्वर्ट होता है। इससे ही द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि ये आगे बढ़ के जो है पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी जो है भ्रूण फिर पौधा बन जाता है, इसी को हम द्विनिषेचन का नाम दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सहायक कोशिका होती है। कहते हैं इन्हें निषेचन की क्रिया में सहायक माना जाता है और ये परागण को अंड कोशिका की ओर निषेधित कर देती है, यानी इसको भेज देती है। तो वो कौन कार्य करता है पहुंचाने का? सहकोशिका। सहकोशिका तो जो दोस्तों होती है इन निषेचन क्रिया में सहायक माना जाता है और ये परागण को अंड के कोशिका के निर्भर कर देता है। उसके बाद हमारे समक्ष है प्रतिव्यस्तता कोशिका, यानी इसमें कोई इसका कार्य नहीं होता है अंड विकास में। तो ये टॉपिक जो था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसे हमने बहुत कुछ समझा और जानने की कोशिश किया कि किस प्रकार जो है अंड का जो है विकास होता है। अगला जो टॉपिक दोस्तों हमारा होगा वो होगा पॉलिनेशन यानी परागण। अब देखिए परागण कैसे हमें प्राप्त होती है और पौधों के लिए क्या भूमिका अदा करती है, तो इसको अगले पार्ट में करेंगे। तो अगला पार्ट देखना मत भूलना, उसमें जो है परागण के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।